ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ निकलेगी, भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी की ये लाइन आज हर किसी को गौरवान्वित, हर किसी को प्रेरित करता है। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हम भारतवासियों के लिए एक उत्सव का दिन है। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और अगर हम आज़ाद हुए तो इसके पीछे कई सारे आंदोलन, कई सारे संघर्ष और कई सारी सैनिकों के बलिदानों की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और आज़ाद हिंद में 3 रंगों का तिरंगा जो है हम लहरा रहे हैं। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ तीनों सेनाएं, हम नवसेना की बात करें, थल सेना की बात करें या फिर वायुसेना की बात करें, तीनों सेनाएं हमारे साथ हैं। हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस मनाते समय उन्हें किस तरीके का महसूस होता है, या फिर अगर हम सरहद की बात करें तो वहाँ पर युद्ध के वक्त किस तरह की परिस्थितियाँ बनी रहती है। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और मैं आपका एक छोटा सा परिचय पहले चाहूँगी। मेरा नाम विनय हुआ, विनय कुमार यादव। मैं भारतीय थल सेना से आर्टिलरी से रिटायर किया हूँ। अभी फ़िलहाल में मैं छोटा मोटा व्यवसाय करके चला रहा हूँ। अच्छा, जब आप करीबन कई वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं थल सेना से, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? किस तरह की जर्नी आपने बताई और सुना है कि कारगिल युद्ध में भी आपने अपना योगदान दिया है, तो उस तरह की उस समय किस तरह की चीज़ें बनी हुई थी? देखिए, लड़ाई तो कोई भी किसी भी लड़ाई में अगर जाएं तो लड़ाई तो है ही है, वो खतरनाक। लेकिन लड़ाई का अनुभव ट्रेनिंग से लिया जाता है। अगर ट्रेनिंग अच्छा है आपका तो आप लड़ाई में आपकी खून बचेगी। वो रहा है उधर। कारगिल युद्ध में आप शोल्डर पे कुछ रख के आपने फायरिंग की थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअल में बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं, जिसको गॉड ऑफ वार बोला जाता है, लड़ाई का भगवान। वो है तोपखाना, आर्टिलरी। वहाँ सेवा करने का मौका मिला मेरे को, वहाँ मैं सेवा दिया हूँ। मेरे कंधे में जो गोला था 105 का, 105 गन होती है, उसका वो गोला था मेरे कंधे पे। जो आप लोग फोटो में देखे होंगे, वो कंधे का मैं गोला रख करके और लोड करने के लिए जा रहा था। उस समय का वो फोटो है। कारगिल युद्ध में ऐसी भी स्थितियां बनी हुई थी कि हम लोग हार जाएंगे, पर हार को फिर जीत में तब्दील करने के लिए क्या क्या चीजें? जी। अभी अगर हम 1999 में कारगिल के समय के जाएं तो जिस समय हमारे पास पाकिस्तानी सेना आकर जिस तरह से बैठ गए थे और जो परिस्थिति बन गया था उस समय के तत्कालीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मलिक साहब ने कोई रास्ता नहीं दिखा, उनके पास लगा ये तो बहुत ही विकट परिस्थिति में है, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के अभी तक कौन कौन सी ऐसी रेजिमेंटें हैं जिनमें वीरता का रिकॉर्ड रहा हो। 3-4 यूनिट उन्होंने ढूंढा, उसमें जा कर के उन्होंने सैनिक सम्मेलन किया, उनके हौसला को बढ़ाया और सभी को उठा करके कारगिल के लिए भेज दिया। जब वहाँ पे कैजुअल्टी होना शुरू हो गया, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। उस समय जब ऐसा भी किसी भी समय आदमी को विकट परिस्थिति आता है तो उस समय यही सोचता है कि अब तो भगवान ही बचाएगा। जब वो स्थिति बन गया तो गॉड ऑफ वार, जिसको भगवान बोला जाता है लड़ाई का, तोपचियों को, आर्टिलरी को डिप्लॉयमेंट किया गया और आर्टिलरी ने इतने गोले दागे हैं, भूगोल बदल दिया उन्होंने। टाइगर हिल को 1.5 फीट छोटा कर दिया। ऊपर से जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद जब लौट रहे थे, जब भी आपका इन्फेंट्री के बंदे जो सामने लड़ रहे हैं, वो जब लौट करके आ रहे थे, वो गन को ऐसे छू करके नमस्ते प्रणाम करके सैल्यूट करके जाते थे कि यही है वो जिसने मेरे को बचाया। कारगिल युद्ध 1999 को हुआ था और आपको बता दें कि अगर आज हम सांस ले पा रहे हैं, आज़ाद हिंद की सेना के साथ हैं हम, और हम इनसे जानेंगे कि भारत माटी में पैदा होना
ये हर एक बच्चे के लिए गर्व की बात है, लेकिन आपके लिए और गर्व की बात है क्योंकि आप भारत माँ की सेवा करने में जुटे थे। तो कितनी गर्व की बात है ये आपके लिए? किसी भी भारतीय के लिए भारतीय सेना में भर्ती होना ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है, क्योंकि अगर देश सेवा से डायरेक्ट अगर हम लोग तात्पर्य रखते हैं तो सीधा हम सैनिकों को देखते हैं। आज आपका कार्यक्रम आज़ादी के पूर्व संध्या पे हो रहा है और ये आज़ादी 1947 में हमें मिली। उस आज़ादी के पहले अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वो किसी भी उम्र के थे, किसी भी जाति के थे, लेकिन देश को आज़ाद कराया। और आज़ादी के बाद से जब हमारी भारतीय सेनाएं बनी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो सभी देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किए गए। तीनों सरहदों के लिए हमारी सेनाएं प्रशिक्षित हैं। समय समय पे पड़ोसी देशों के द्वारा जब भी वार थोपा गया, हम लड़ाई पहले नहीं शुरू करते हैं, लेकिन जब कोई लड़ाई थोपी जाती है तो भारतीय वीर सैनिक और भारतीय सेना के नेतृत्वकर्ता, हमारे जो सेना कमांडर हैं, उन्होंने हमेशा परिणाम जो है देश के हित में रखा है, देश के पक्ष में रखा है, और ये भारतीय सेना की वीरता की पहचान है। आप 1962 की बात कीजिए, 1965 की बात कीजिए, सन 1971 के युद्ध की बात कीजिए, कारगिल के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने, सैनिक साथी ने, जो उस समय उस क्षेत्र में लड़ाई के समय में तैनात थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि कारगिल में आज यहाँ जितने भी हमारे सैनिक तीनों सेना के उपस्थित हैं, इसमें से करीब करीब 90% लोग कारगिल वार में तो थे ही, लेकिन उसके बाद भी जो युद्ध हुए हैं जो हमारे ऊपर पड़ोसी देशों के द्वारा, चाहे वो पुलवामा हो, उरी अटैक हो, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे सेनाओं ने, हमारे अभी पहलगाम में जो घटना हुई थी जब निर्दोष जो पर्यटकों को उनका जाति पूछ करके मारा गया, ये बहुत ही निर्मम हत्या थी। और उसका हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने बड़े कड़े मुकाबला के साथ उसका जवाब दिया और भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर किया। एकदम सधे हुए टारगेट से हमारे सेनाओं का यह लक्ष्य था कि हम दुश्मनों के जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको नुकसान पहुंचाना है, उन आतंकवादियों को मारना है। भारत के पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान पहुंचाना लक्ष्य नहीं था। और इनको लोगों ने एकदम सधे हुए तरीका से एयर स्ट्राइक करके हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टेलीस्कोपिक टारगेट करते हुए उन अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद जब ड्रोन हमले हुए तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनके सारे जो एयर डिफेंस के ड्रोन थे उनको हवा में मार के गिरा दिया। तो जो हम लोग कभी हमास युद्ध में इजराइल के द्वारा हम लोग टीवी चैनलों में युद्ध देखते थे, 7 और 8 मई की रात में हम लोगों ने, पूरा देश ने वो दिवाली देखा। और हमको नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा भारतीय रहा होगा जिसका सीना गर्व से चौड़ा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सेना 1947 की सेना और 65 की सेना नहीं है। ये सेनाओं का नेतृत्व करने वाली जो सरकार है, एक काफी मजबूत इरादे वाली सरकार है, वो अपनी दिवाली भी सैनिकों के साथ मनाती है। और जब सैनिकों का दिल ऊंचा होता है तो आपने परिणाम अभी देखा है। और भविष्य में सेनाएं को भी युद्ध जो संधि होते हैं वो संधि को मानना पड़ता है, क्योंकि विदेशी नीति में अमन शांति बहुत जरूरी है। लेकिन अगर युद्ध करना पड़े तो भारत हमेशा तैयार था, तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। हमारे सैनिकों का वीरता का एक ही प्रतीक है कि हम कटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इस पर आपका क्या कहना है सर? हम कटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। बिल्कुल सही। आप ये जो बात कर रहे हैं कि हम कटेंगे पर झुकेंगे नहीं, यह निर्भर करता है कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं और हमारी सेना कितनी मजबूत है। अब सेना की मजबूती, राष्ट्र के नागरिकों की मजबूती, देश की मजबूती, ये आपके सरकार और राष्ट्र कितना मजबूत है। देखिए, जहाँ तक आज आपने अभी बताया कि 15 अगस्त एक दिवस नहीं, एक उत्सव है। तो स्वतंत्रता का उत्सव है। और स्वतंत्रता है क्या चीज़, स्वतंत्रता से हमें क्या मिलती है और स्वतंत्रता की मजबूती किसमें है, इन बातों पर गौर करना होगा, इन बातों के लिए अमल करना होगा और इन बातों के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। हमारी स्वतंत्रता, अभी देखिए, पाकिस्तान भी स्वतंत्र है, बांग्लादेश भी स्वतंत्र है और यूक्रेन भी स्वतंत्र है। पर यूक्रेन की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही है, बांग्लादेश की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही है, अभी पाकिस्तान की जो स्थिति है, उनकी स्वतंत्रता कहने को स्वतंत्रता है, पर स्वतंत्रता के में हमें जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, हमें जो आज़ादी मिलती है, हमारा राष्ट्र की संपन्नता और विकास जो होती है वो निर्भर करती है हमारे राष्ट्र की सरकार पर, हमारे राष्ट्र की मजबूती पर। तो जिस राष्ट्र की सरकार मजबूत होगी, वहाँ की सेना मजबूत होगी, वहाँ विकास के सारे काम चलेंगे, वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी आपको नज़र उठा के देख नहीं सकते, है कि नहीं। अब देखिए,
यूक्रेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप देख रही हैं वहाँ की स्थिति क्या है। इवन थोड़े दिनों पहले श्रीलंका की भी वही स्थिति थी, पर भारत मजबूत राष्ट्र है और मजबूती से खड़ा है, स्ट्रांग है। अब इसके पहले भी की सरकारें थी, यदि सरकार स्ट्रांग है तो सेना स्ट्रांग है। सेना सरकार के इशारे पर ही काम करती है। इसके पहले के दिनों में, हाँ, कमांड से, तो इसके पहले के दिनों में आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में पत्थरबाजी होती थी, पर आज वो पत्थरबाजी नहीं है। पत्थरबाजी हमारे हाथ बंधे रहते थे सेना के, पत्थरबाजी होती है, हम लोग सिर झुका के नीचे चले जाते थे, बड़ी ग्लानि होती थी। परंतु आज यदि कोई एक पत्थर मारता है तो उसको एक गोली मारने का आदेश है। हम जब पाकिस्तान से एक गोली आती है तो हम सीज फायर नहीं करते, हम गोलियों की बौछार कर देते हैं। यह राष्ट्र की संपन्नता और राष्ट्र की मजबूती से निर्भर है। और हमारा देश, जो भी देश, आप जो कटेंगे झुकेंगे नहीं, तो वो तभी निर्भर है जब हम मजबूत हैं। यदि हम मजबूत नहीं हैं तो हमें काट के कोई चला जाएगा, आप झुकेंगे, आप कट ही जाएंगे तो झुकने का क्या बात आएगा, है ना। तो आज की स्थिति मजबूत है और हम सभी नागरिकों को देखना चाहिए कि राष्ट्र हित में कौन काम कर रहा है, और राष्ट्र हित में जो दल हो, राष्ट्र हित में जो सरकार काम करे, उसी को हमें सपोर्ट करके राष्ट्र को मजबूत करना है, सरकार को मजबूत करना है, अपने देश को मजबूत करना है। भारत की संपूर्णता की बात करें या फिर भारत की अखंडता की बात करें, भारत आज हर तरफ से आगे है। हमने पहलगाम अटैक को देखा और पहलगाम अटैक होने के बाद किस तरीके से भारत की जो सेना है उसने अच्छी से दिवाली मनाई, ये भी हमने देखा। और पहलगाम अटैक में 2 महिलाएं थी जिन्होंने पूरा जिम्मेदार अपने सर पे उठाया था। सर, आप बताइए कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहो तो टीचर बन जाओ, लेकिन नेवी में मत जाओ, जान का बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन महिलाएं आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, तो क्या नौसेना में महिलाओं को आना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपका क्या कहना है? महिला सशक्तिकरण आपका सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पूर्व स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर इतना अच्छा आयोजन किया प्रोग्राम का, जो एक राष्ट्रहित और समाज के लिए एक अच्छा संदेश लेकर जाएगा। महिला सशक्तिकरण, जैसा हम एक शब्द सुनते हैं महिला सशक्तिकरण, पहले लोगों में, परिवारों में ये भ्रम होता था, एक फाउंडेशन होता था कि महिलाएं ये नहीं कर सकती है। अभी समय बदल रहा है। डॉक्टर कमल शुक्ला की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर सरकार मजबूत है तो देश मजबूत है, देश मजबूत होगा। और देश, सरकार अगर मजबूत है तो निर्णय मजबूती से लिया जाएगा और सही निर्णय लिया जाएगा। आज के समय में एक्चुअली होता क्या है, पूरा देश तब जानता है कि ये कर्नल कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह, इनको देश की जनता तब जानी जब ये आगे आई, ऑपरेशन हुआ। ठीक है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो कई यूनिट को संभाल रही है, लीड कर रही हैं, एज ए कमांडर लीड कर रही हैं। फौज में अभी भारत सरकार ने ऐसा भी किया कि स्पेशल एंट्री की, 2022 से स्पेशल एंट्री फीमेल्स के लिए स्टार्ट हुई है। तो फौज में जो महिलाएं जा रही हैं वो एक अपने समाज में, परिवार में एक उदाहरण के रूप में आ रही है। आज उसको देख के, उनको देख के बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, उससे मोटिवेट होके और सारी लड़कियां भी, आज आप ग्राउंड में जाइए, कहीं जाइए, आप फिजिकल देखिए, आपको 20 में 5-7 लड़कियां दिखेंगी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ एवरीडे मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जब निकलता हूँ 10 लड़कियां 7 लड़कियां मिलेगी, क्या कर रहे हो भैया, हम फौज में जाना है, अग्निवीर में जाना है। तो ये जो जज्बा स्टार्ट हुआ है महिलाओं में, तो ये जज्बा स्टार्ट हुआ है, ये मजबूत केंद्र की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, उसके बल पे ये। और फौज बिल्कुल सेफ है और महिलाएं वहां जाकर जितनी मजबूत और सुसंगठित, मतलब सुदृढ़ होंगी, वो बाहर आने के बाद में उनका अगला जनरेशन उससे भी सुदृढ़ होगा। तो एक बहुत अच्छा सरकार की नीति है कि महिलाओं को अग्निवीर के थ्रू, स्पेशल महिला एंट्री के थ्रू फौज में लाया जा रहा है और वो जाके देश हित में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र को समझने का काम कर रही है और देश के लिए अच्छा कर रही है। महिलाएं बस चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, महिलाएं देश के लिए भी कुछ कर सकती है, आज इन्होंने साबित कर दिया। इसके साथ ही हम आपका छोटा सा परिचय दीजिए। मैं हवलदार बिरजू कुमार, मैं एक्चुअली कारगिल वार में भी रहा हूँ, पार्टिसिपेट किया हूँ रन पार पर 99 में। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस पर कैसा लगता है आपको, किस तरीके की फीलिंग है? ये मेरा राष्ट्र ही सर्वोपरि है। जब ये चीज़ होता है तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे देश की पूरी जनता इसमें सपोर्ट करे तो और अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ा राष्ट्र भक्ति ही हम लोग का संकल्प होना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगता है हम। राष्ट्रीय भक्ति ही संकल्प है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इंडियन फोर्स जो रहता है वो डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मानता है,
हर एक चीज़ में उनकी डिसिप्लिन प्रायोरिटी रहती है। तो किस तरीके से आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और क्या फौज में आने के बाद भी वही डिसिप्लिन मेंटेन होता है? तो पहले तो मेरा नाम महेश कुमार हूँ, मैं थल सेना से हूँ। तो फौज में डिसिप्लिन ही एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो फौज टूट जाएगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन का बहुत महत्व है फौज में। और हर जगह डिसिप्लिन फौज का, अगर जनता देखती है डिसिप्लिन तो बोलती है कि जनता की अच्छा लगता है, क्योंकि अगर फौज में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो जनता अच्छा नहीं देखने लगेगा। आज इनके डिसिप्लिन की वजह से ही हम लोग आराम से चैन की नींद घर पे सो सकते हैं। अनुशासन कितना ज्यादा प्रायोरिटी करता है? किसी भी फील्ड में अनुशासन के बिना तो कुछ काम नहीं होता, लेकिन हमारी सेना में अनुशासन नहीं होगा तो फिर काम नहीं चल सकता। अनुशासन के साथ जज्बा बहुत जरूरी है। हमारे भारत की सेना जो है जज्बे के साथ उनका हौसला भी तेजो तरार है। सर आप हमें बताइए कि भारत के जो जवान हैं उनका हौसला किस तरीके से बुलंद रहता है? मैं भारतीय नौसेना से हूँ। मैं 1991 में रिटायर हुआ हूँ। तो भारतीयों का हौसला हर वक्त बुलंद रहता है। उनके हौसले को बुलंद रखने के लिए तरह तरह के गेम कराए जाते हैं और भी बहुत सारी कंपटीशन होती है जिससे उनका हौसला बुलंद रहता है। जीत हार होती है उसमें, तो जीतने वाले का हमेशा हौसला बुलंद रहता है। आप एक पूर्व सैनिक है, आने वाले बच्चों को जो अभी युवा है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से बच्चे आए और फौज में भर्ती लें? बच्चों को अभी 12th के बाद अगर भारत सरकार की कोई नौकरी है तो सबसे अच्छी वो डिफेंस की नौकरी है, क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ पैसा है और वहाँ खान पान भी सबसे अच्छा है। और अगर आप सोचते हैं कि मतलब डिफेंस मतलब हमेशा खतरे से खेलते हैं, लड़ाई का मैदान है, तो वो तो बाहर भी सिविल में भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं डिफेंस में, ये सोच के कि ये हाई रिस्क है। हाँ, बच्चा गया बॉर्डर में गोली लग गई मर जाएगा, लेकिन वो यहाँ हम लोग जमशेदपुर में देख रहे हैं, यहाँ भी तो सड़क पे चलते आदमी मर जाता है। तो इसीलिए जाना जरूरी है डिफेंस में। और मैं तो चाहूँगा कि हर घर से एक बेटा जरूर जाए। भारत माता सर्वोपरि है और सब ये चाहते हैं कि भारत माता की वो रक्षा में काम करे। और आज जो हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं उसके पीछे हमारे हज़ारों सैनिकों की बलिदान है, लेकिन इन्हें काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सर क्या क्या चुनौतियाँ होती है फ़ौज में? क्योंकि जब सैनिक निकलते हैं तो वो अपने सर पर कफन बांध कर निकलते हैं मौत से खेलने के लिए, और -20 डिग्री सेल्सियस में भी वो राइफल निकाल के चलते हैं, तो उस पर क्या कहना है आप? किस तरीके से? मैडम, सबसे पहले इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आपके टीम को, SCNN के टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतना मेहनत करके और हमारे इस प्रोग्राम को आयोजित किए हैं ताकि देश को ये पता चल सके, आपके सवालों के अनुसार हम उसका जवाब दे सकें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्रश्न एक बार बोलेंगे? और -20 डिग्री सेल्सियस में भी सैनिक अपना राइफल निकाल कर चलते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। चाहे वो हम मौसम की बात करें, बारिश की बात करें, गर्मी सर्दी, उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बात देश पर आती है तो वो अपनी जान पर खेल जाते हैं। क्या कहना है? मेरा आपकी बातों पे अनुभव ये है कि ये जो जान पर खेलना और ये बच्चों के खून में शुरू से होता है। फौज में जिनको जाना होता है वो पहले सोच लेते हैं कि हाँ भाई हम फौज में जा रहे हैं तो हमारे सर पे कफन बंधा हुआ है, मैं वहाँ से वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा ये समय पे निर्भर करता है। तो उनके अंदर ऐसा जज्बा होता है शुरू से ही, जैसे ही वो ट्रेनिंग में जाते हैं और देशभक्ति का ड्रिल्स वगैरह ये सब परेड ऐसे करके उनके लाइफ को ऐसा बना दिया जाता है कि उनके सामने देश ही सर्वोपरि है। माँ बाप पीछे हैं, पहले देश है। तो इस अनुसार जिसकी सोच होगी उसको -20 डिग्री क्या मैडम, -30 डिग्री में भी वो काम करेगा और अपने देश के लिए जाबाज बना रहेगा। और माताएं वो होती हैं, कुछ माताएं होती हैं, धन्य है वो माता जिन उनको मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे शेर और वीर बाकरों को पैदा किए हैं वो, जो अकेला वो लोग काफ़ी लोगों पे काफ़ी पड़े हैं और इसका इतिहास है। तो बाघ पैदा करती हैं यहाँ की माताएं।
तो बाघ किसी चीज़ से डरता नहीं है, वो जंगल का राजा होता है। हमारे सैनिक हमारे देश के राजा हैं। आप सरहद पर तैनात रहते हैं, घर पे रखवाला करने वाला आपका कोई नहीं है, घर की जिम्मेदारी आपकी माँ पर होती है, आपकी वाइफ पर होती है, तो डर लगा रहता है। किस तरीके का माहौल रहता है कि आप सरहद पर लड़ रहे हैं लेकिन आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है? ऐसा डर नहीं होता, इसलिए कि हम लोग अपनी वाइफ को, अपनी माताजी को इस तरीके से ढाल देते हैं कि अगर किसी तरीके की मुसीबत आई, हम नहीं हैं, उनको इतना मतलब ये बता देते हैं कि कैसे तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर कोई हरासमेंट कर रहा है, सी विल गो टू द पुलिस स्टेशन। और अगर हम फौज में हैं और सरहद पे हैं तो ये पीछे की बात है, और पीछे के सामने की बात है। मैं खुल के बोलता हूँ कि पुलिस महकमा भी हम लोगों का साथ देती है उस स्थिति में। और अगर हम लोग का क्वार्टर है, जहाँ पे हमारा क्वार्टर होता है, जहाँ हमारा रेसिडेंशियल एरिया होता है, उसे बहुत नज़दीक पे विद्यालय, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ होते हैं। तो हमारी पत्नियों को, हमारी माँ को कहीं दूर जा कर के और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ एक ऐसा मेजॉरिटी उन लोगों को मिल जाता है कि वो अपने आप को सेफ महसूस करती है और हम उधर खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। मेरा बस आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा कि भारत की सेना वहाँ पर तैनात रहती है और हम लोगों पर कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, आम लोगों पर। वो जिम्मेदारियाँ क्या क्या है और वो कर्तव्य का निर्वहन जो हमें करना चाहिए, किन किन चीज़ों का निर्वहन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारे देशवासी भारतीय सेनाओं का सम्मान देकर निर्वाह करते ही हैं, बट सही माने में मैं बाकी देश के नागरिकों से भी आह्वान करूंगा आज़ादी के पूर्व संध्या पे कि केवल झंडा तोलन करके देशभक्ति, केवल गाने सुन लेना और झंडा फहरा देना वही नहीं है। हमें उन सैनिकों के, जब पूर्व सैनिक यहाँ आपके पड़ोस में रहते हैं तो उनके घर पे हमला करना, उनकी बाउंड्री तोड़ना, उनको नाना प्रकार के झूठे केसों में फंसाना, ये गलत चीज़ है। आपको चाहिए कि उन सैनिकों को आदर देके, जो केसरिया रंग हमारा त्याग का प्रतीक है, तो आप त्याग दिखाएं। अगर कहीं आप पंक्ति में हैं तो सैनिक को आगे आने का आग्रह करें। अगर एक सैनिक बिना रिजर्वेशन का जा रहा है तो उसको अपना सीट ऑफर करें। तो ये त्याग होता है। आप धन त्याग कर सकते हैं, आप अपना भावना का त्याग करते हैं। तो सैनिकों को सम्मान देने का ये एक उपाय है। तो सैनिकों को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से सैनिकों का हौसला बुलंद होगा, और जब सैनिकों का हौसला बुलंद होगा तो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। नहीं तो गुलामी, हम लोग जब जो भी युद्ध अभी थोपे गए हम लोग के ऊपर, अगर हमारी सैनिकों के साहस कम होता है तो हम गुलाम कभी भी बन सकते हैं। लेकिन भारतीय सेनाओं का हौसला बढ़ाना हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य है। और यही जज्बा देखने के बाद से जब सरहद से कोई बॉडी आती है तो लोग अपना नाता जोड़ के नहीं, एक सैनिक होने के नाते हजारों की भीड़ हम लोग टीवी चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि जब एक देश का, कल भी एक अंकित यादव उस देश के लिए शहीद हुआ, तो उस पूरा तांता लग जाता है। हजारों संख्या में लोग आते हैं। तो उन वीर माताओं को, उन वीर पुता को, उनके भाई को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि हमारे भाई को देशवासी सम्मान दे रहे हैं। हम भले भी अपने भाई या पिता को खोया है, लेकिन आम जनता जब उनको सम्मान देती है या ऐसे स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें याद करती है, अपने प्रोग्राम की शुरुआती में उन्हें माला पहनाती है, तो कहीं न कहीं उनके हृदय पे जो घाव है वो मलहम का काम करता है। और इस तरह से अगर हम वीरता और इस तरह का हम देशभक्ति दिखाते रहे तो देश के कोई भी देश, आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका के साथ भी कहीं ना कहीं हमारे खटास के व्यवहार हो रहे हैं, लेकिन भारतवासियों पे, भारत के कारखानों पे, भारत के उद्यमियों पे, भारत के वैज्ञानिकों पे, भारत के देशवासियों पे किसी भी तरह का प्रतिकूल असर नहीं है। हम सब तैयार हैं और आने वाले समय में हम लोग विश्व गुरु बनने के राह पे अग्रसर हैं। आप सब टीवी चैनल के माध्यम से जिस तरह से अपना बहुमूल्य समय दे करके हम तीनों सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों को अपने चैनल में बुलाएं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। सियाचिन का आसमान हूँ मैं, मरुस्थल का रेत, मैं किसी से नहीं डरता। चाहे वो कुदरत की मार हो या फिर
20 डिग्री सेल्सियस में वो राइफल तान कर निकलते हैं या वो किसी से नहीं डरते। हम आज आपको पूर्व सैनिकों की, चाहे हम वायुसेना की बात करें या थल सेना की बात करें या नौसेना की बात करें, हमने सबकी आपकी पूर्व कहानी आपको बताई, कारगिल युद्ध की बात बताई कि किस तरीके से वो सरहद पर लड़ते हैं, वो किस तरीके से तैनात रहते हैं। आज जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बारे में भी उनका बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था कि अभी भी जो सेना वहाँ पर तैनात है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम सारी चीज़ों को, हम लोगों को सेफ रख रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को वो हैंडल भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो हम यहाँ पे सुकून की सांस ले रहे हैं और 15 अगस्त के दिन चारों तरफ तिरंगा लहरा रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो इन सैनिकों की वजह से, उन सैनिकों की वजह से जो पूर्व में बहुत पहले ही उनकी वो शहादत हो गए, वो शहीद हो गए। तो इसी के साथ इन पूर्व सैनिकों को भी मेरा सलाम और वहाँ पर जो तैनात है उनको भी मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत, मैं रंजना।